क्या आप जानते हैं एक शातिर अपराधी परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने के लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत दिमाग लगाता है, कैसे कैसे अंजाम देना है और पकड़े भी नहीं जाना है। वहीं अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर रहती है, पर इन्हें भी अंदाजा नहीं होता कि कब कहां पर कौन सी जगह पर कैसा क्राइम होने वाला है। और तो और इन्हें अपराधी को पकड़ने के लिए उससे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी वो पकड़े जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो शायद अपने राज्य में पहले कभी हुआ नहीं था। एक हाई प्रोफाइल केस, ऊपर से अंजाम देने का तरीका, जिससे ये काफी चर्चित भी हुआ था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं माही सिंह अलायस डॉली आर्या केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हल्द्वानी थाना क्षेत्र से। 15 जुलाई 2023 की तारीख थी। बिल्कुल सुबह सुबह का समय था। धीरे धीरे लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे। चहल पहल बढ़नी शुरू हो रही थी। हल्द्वानी में तीन पानी नामक इलाके के पास गौला पार करके एक एरिया पड़ता है। यहीं के रेलवे क्रॉसिंग के करीब कुछ लोकल दुकानदारों ने और आम लोगों ने एक नीली रंग की कार खड़ी हुई देखी। ये वॉक्सवैगन की पोलो कार थी। दिखने में ये गाड़ी संदिग्ध लग रही थी क्योंकि ये ऑन थी, इसका इंजन चालू अवस्था में था और सारे विंडो वगैरह पूरी तरह से बंद थे। हो सकता है कि शायद कोई यहाँ पर किसी काम से आया हो, जो कि गाड़ी ऑन है तो जल्दी ही यहाँ से चला भी जाएगा। जब लोगों की इस कार पर पहली बार नजर पड़ी थी तब से इसका इंजन ऑन था और धीरे धीरे काफी टाइम भी गुजर जाता है, मगर इस कार को लेने के लिए कोई आता नहीं। अब कुछ लोग उत्सुकता में आकर उस कार के करीब गए और बंद विंडो से अंदर झांक कर देखा। इस कार के अंदर पिछली पैसेंजर सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। अब बैठा क्या था, लगा कि वो सो रहा है। चूंकि सारी खिड़की वगैरह बंद थी और काफी देर से बंद थी, तो यहाँ पर एक आदमी को अंदर देखकर लोगों को थोड़ी चिंता होती है, कहीं उसको सांस लेने में दिक्कत ना होने लग जाए। अब लोगों ने इसको जगाने के लिए आवाज दिया, विंडो को हल्का हल्का पीटते हैं, गाड़ी को हिलाते हैं, मगर ये आदमी जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। लोगों ने इसको जगाने की बहुत कोशिश की, मगर ये उठता नहीं है। अगर ये आदमी सच में सो रहा होता तो इतना कोशिश करने के बाद ये उठ जाता। ये आदमी जरा भी हिल डुल नहीं रहा था, यहाँ तक कि सांसें भी नहीं ले रहा था। कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया। इलाके में जब ये बात फैली तो और भी लोग इकट्ठा होते हैं। इसी बीच किसी ने हल्द्वानी पुलिस को भी कॉल करके सारी घटना के बारे में बता दिया कि यहाँ पर एक कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी है और अंदर एक आदमी फंसा हुआ है जो कि जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। फौरन कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। जैसे तैसे मैकेनिक वगैरह को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। अब इस आदमी को चेक करते हैं। इसकी सांसें पूरी तरह से रुकी हुई थीं, दिल की धड़कन बंद थी, पल्सेस भी काम नहीं कर रहे थे। पुलिस समझ गई कि इस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी तसल्ली के लिए फौरन इसे उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने भी इसको चेक करके मृत घोषित कर दिया। यह आदमी दिखने में अच्छे परिवार का लग रहा था, कद काठी अच्छी थी, हट्टा कट्टा था। आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी। पुलिस और डॉक्टर इसको अच्छे से चेक करते हैं, मगर कहीं पर भी किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं था। यह भी नहीं पता कि यह प्राकृतिक मृत्यु है या फिर किसी ने कत्ल किया है। शुरू में पुलिस इसे प्राकृतिक मृत्यु ही मानती है। बॉडी पर कोई भी संदिग्ध निशान नहीं थे, चेहरा भी ठीक ठाक था, कपड़े वगैरह भी अच्छी तरह से ये पहने हुए थे। अगर इनका कहीं पर झगड़ा वगैरह हुआ होता तो कुछ ना कुछ निशान बनता। गले पर, चेहरे पर भी कोई निशान नहीं थे। जब गाड़ी का दरवाजा खोला गया था तो एसी ऑन मिला था। कार पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। इधर क्या इनकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई, क्योंकि कार पूरी तरह से पैक थी, कहीं से भी अंदर हवा जाने का रास्ता नहीं था। क्या किसी ने इन्हें बेहोशी की हालत में यहाँ पर लाकर छोड़ा था। ये उठकर बचने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, गाड़ी को खोलने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर ये सांस लेने की कोशिश किए होते तो किसी और अवस्था में पड़े होते हैं। अब पुलिस इन्हीं सब चीजों की जांच में जुट जाती है। यह भी पता किया जाने लगा कि यह आदमी कौन है, गाड़ी किसकी है, किसने इसे यहाँ पर लाकर पार्क किया होगा। शव को परिजनों को भी हैंडओवर करना था। इस मृतक आदमी के बारे में पता करने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। 14 जुलाई की रात यानी पिछली रात को कुछ लोग हल्द्वानी थाने में आए थे। उनके अनुसार घर का बेटा गाड़ी लेकर 14 जुलाई की सुबह में अपने काम पर गया था, लेकिन शाम होने तक घर नहीं लौटा। धीरे धीरे काफी रात हो जाती है, तब भी वो लौटता नहीं है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। ना तो वो अपने दोस्तों के साथ था, ना ही अपने काम करने वाली जगह पर। परिजनों ने उसके बारे में हर तरह से पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंतिम में थक हार कर ये पुलिस के पास आते हैं और मिसिंग कंप्लेन लिखाते हैं। इनका बेटा शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। अक्सर वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर आता जाता भी रहता था। ये सब सुनकर पुलिस सांत्वना देती है घर वालों को कि टेंशन मत लीजिए, वो किसी काम से गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर लिया गया था। सारी इन्फॉर्मेशन उनकी ले ली गई थी। उस मिसिंग आदमी का नाम था अंकित चौहान, 32 साल का एक बिजनेसमैन। इनका रामपुर रोड पर ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स का शोरूम था। व्हीकल्स की भी डीलिंग करते थे। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट भी चलाते थे। मतलब ये आदमी हल्द्वानी के बड़े व्यापारियों में से एक थे।
14 जुलाई की देर रात में अंकित की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी और 15 जुलाई की सुबह में एक आदमी का शव मिला रेलवे क्रॉसिंग के पास। अब पुलिस शव की पहचान कराने के लिए अंकित चौहान के परिजनों को बुलवाती है। घर वालों ने शव की शिनाख्ती कर ली। ये देखते ही पहचान गए कि ये तो इनका बेटा है अंकित चौहान। घर का इकलौता कमाने वाला आदमी, उसकी मृत्यु हो गई। घर पर जैसे दुख का पहाड़ टूट चुका था। पुलिस परिजनों को सारी चीजें बताती हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन में शव मिला था। हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल के दौरे से मृत्यु हो गई। अब शव की शिनाख्ती होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के साथ साथ अंकित के परिजन और बाकी लोग भी यही मानकर चल रहे थे कि गाड़ी की खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो गई। शव को चेक करने पर यह भी लगा कि इन्होंने शराब पिया रहा होगा, नशे में धुत होकर बेहोश पड़े होंगे। इसलिए जब सांस लेने में दिक्कत हुई तब भी इन्हें एहसास नहीं हुआ। परिजन भी बताते हैं कि कभी कभार अंकित थोड़ी बहुत शराब पी लिया करते थे। अंकित चौहान का घर हल्द्वानी में ही रामपुर रोड के पास रामबाग कॉलोनी में था। ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे। पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद अंकित ही सब कुछ संभाल रहे थे। आखिर रेलवे क्रॉसिंग के पास कैसे आए, घर वालों को कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पर आने से पहले उन्होंने किसी के साथ इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया था और ये बिना बताए कल शाम को ही निकल गए थे। जो लोग अंकित के शॉप पर काम करते थे उनके अनुसार अंकित खुद ही कार को ड्राइव करते हुए निकले थे, पर यहाँ पर ये पैसेंजर सीट पर मिले, वो भी बैक सीट पर ये बैक सीट पर कैसे आए होंगे? क्या कोई और ड्राइव करके इन्हें यहाँ पर लाया? इधर अंकित का पोस्टमार्टम किया जाता है। इस काम में फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर और बेस हॉस्पिटल के डॉक्टर के पैनल शामिल होते हैं। करीब 8 सैंपल्स को बॉडी से कलेक्ट करके उनको अलग अलग जांच के लिए भी भेजा गया। 100 की सारी फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम वगैरह करने के बाद, सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद इसे घर वालों को सौंप देते हैं। 16 जुलाई को अंकित का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब बारी थी सारे मेडिकल रिपोर्ट्स के आने की। 17 जुलाई को ये रिपोर्ट्स आते हैं। इसमें जो चीजें सामने आई उसमें अंकित के घर वालों के साथ साथ पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसमें मृत्यु का कारण बताया गया सांप का जहर। लेकिन सांप के काटे जाने पर पुलिस इतनी क्यों हैरान हुई, जबकि हर रोज किसी न किसी को सांप काटते हैं, लोगों की मृत्यु भी होती है। मगर यहाँ अंकित के दोनों पैरों में सेम स्पॉट पर एक एक स्नेक बाइट के निशान थे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब क्या किसी ने जानबूझकर सर्प से कटाया था, तभी दोनों पैरों में सेम स्पॉट पर सेम एंगल पर ये निशान है? क्या ये चीजें कार में हुई थी या फिर बाहर कहीं हुई थी? अब पुलिस इस केस को कत्ल का मामला मानकर तफ्तीश शुरू करती है। इसमें लगभग 4 टीमें बनाई गईं, सबको अलग अलग काम सौंपे गए। जहां पर कार मिली थी वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को एग्जामिन किया जाने लगा। एक टीम ने अंकित के घर वालों से उसका मोबाइल नंबर लेकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन की डिटेल्स निकालनी शुरू की। परिजनों से भी पूछताछ किया जाने लगा। कितने बजे अंकित कार लेकर निकला था और किनसे मिला था, पुलिस सबके बारे में पता करने लगी। सीसीटीवी कैमरों को एग्जामिन करने के दौरान पता चला कि 14 जुलाई की शाम में करीब 6 बजे अंकित की ये गाड़ी हल्द्वानी के गोरा पड़ाव इलाके में जाते हुए दिखाई दी थी। उसके बाद रात में 11 बजे के आसपास वहां से निकलती है। फिर ये गई हल्द्वानी के मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक भुजिया घाट की तरफ। उसके बाद 3 पानी के इस रेलवे क्रॉसिंग के पास आई थी और यहाँ पर पार्क कर दी गई। कुछ समय के बाद एक और गाड़ी इसी पोलो गाड़ी के पास आकर रुकती है। ये करीब 2.5 मिनटों तक यहाँ पर रुकी रही, खड़ी रही, फिर ये चली गई। अंकित की लास्ट लोकेशंस की जांच करने पर पुलिस कंफर्म करती है कि अंकित उसी कार में था, यानी पोलो कार में। जहां पर वो कार गई थी वहां पर अंकित की लोकेशन भी दिखाई दी थी। इसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड में 14 जुलाई के दिन जितने भी कॉल्स आए थे पुलिस ने उनके बारे में पता करके पूछताछ किया। इन्हीं कॉल्स में एक नंबर था, ये एक महिला का था, माही सिंह। ये कॉल अंकित के सबसे आखिरी कॉल्स में से एक था। पता चला कि ये माही सिंह गोरा पड़ाव इलाके की ही रहने वाली है और अंकित की लोकेशन भी इसी इलाके में ही दिखी थी। कहीं इसी ने तो अंकित को नहीं बुलाया था। आगे देर रात में माही का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस को इसी नंबर पर संदेह जाता है। अब पुलिस की एक टीम माही के घर पर भेजी जाती है। पता चला कि यह महिला घर पर नहीं है, घर बंद था। चूंकि यह महिला एक सस्पेक्ट हो चुकी थी तो पुलिस घर का ताला तोड़कर अंदर जाती है, तलाशी लेती है। माही के कॉल डिटेल में पुलिस को कई सारे नंबर दिखाई देते हैं। इनमें से 2 नंबर ऐसे थे जिनसे पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी। इनमें से एक नंबर था हल्द्वानी के हल्दू चौड़ निवासी दीप कंडपाल का और दूसरा था उत्तर प्रदेश के बरेली में आने वाले भोजीपुरा निवासी रमेश नाथ का। अब पुलिस की और टीम्स बनाकर दोनों जगहों पर भेजा गया। इन दोनों मोबाइल नंबर की और भी डिटेल्स निकाली गईं। यहाँ माही, दीप और रमेश तीनों के नंबर्स को सर्विलांस पर भी लगा दिया गया। लोकेशन भी 14 जुलाई की रात जब अंकित की कार गोरा पड़ाव से 11 बजे निकली, उससे पहले तीनों की लोकेशन एक जगह पर थी। अंकित भी इनके साथ में था, माही के घर पर। 18 जुलाई को अंकित की बहन थाने में माही सिंह और दीप कंडपाल पर अपने भाई अंकित के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। जब इन्होंने ये नाम सुने तो इन पर शक गया था। उधर पुलिस को पता चला कि जो रमेश नाथ है वो एक सपेरा है। वो सांपों को कंट्रोल करना, हैंडल करना जानता है।
यानी एक तरफ अंकित की मृत्यु सर्प के काटने से हुई, उसके फोन की लास्ट कॉल माही की थी और लास्ट लोकेशन माही के घर की मिली। और माही पिछले कुछ दिनों से सपेरे के संपर्क में थी, काफी ज्यादा, कड़ी से कड़ी जुड़ रही थी। माही और दीप का मोबाइल फोन तो बंद था, लेकिन सपेरे रमेश नाथ का फोन ऑन था। इसके जरिए इसकी लोकेशन पता चली। ये अपने बरेली वाले घर में नहीं था, बल्कि हल्द्वानी में था। पुलिस ने इसको 18 जुलाई को ही पकड़ लिया। जब इसको थाने में लाकर पुलिस ने अपने स्टाइल में बात किया तो ये हैरान करने वाले खुलासे करता है। यह आदमी पिछले 8 महीनों से यानी दिसंबर 2022 के आसपास से माही सिंह अलायस डॉली आर्या को जानता है। एक बार इसके पास कोई आदमी आया, बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको काल सर्प दोष है, उसे दूर करने के लिए सर्प की पूजा करनी पड़ेगी, तुम कहीं से उसका इंतजाम करके हमें दे दो, बदले में हम तुमको ढेर सारे पैसे भी दे देंगे। अब एक आदमी जो घरों में निकलने वाले सांपों को पकड़ता है, बदले में लोग इसको चावल, आटा, कुछ पैसे वगैरह दे देते थे। इससे इसकी जीविका चलती थी। पैसे की बात सुनकर ये मान जाता है। ये जंगल से सांप को पकड़कर एड्रेस पर ले गया जो कि इसे बताया गया था। वो घर था माही सिंह का। वहां पर पूजा वगैरह होती है, फिर सांप को जंगल में छुड़वा दिया जाता है। यहीं पर रमेश की माही से मुलाकात होती है, पहचान होती है, इनकी दोस्ती भी हो गई। माही कभी कभी उसको अपने घर पर खाने पर बुलाती थी, कभी जरूरत पड़ने पर कुछ पैसे वगैरह भी दे दिया करती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रमेश ने आगे पुलिस को बताया कि जून 2023 के महीने में एक बार ये माही के घर पर जाता है। माही ने इसको बुलाया था। उस वक्त घर पर माही के अलावा उसका दोस्त दीप कंडपाल, घर की नौकरानी उषा रानी और नौकरानी का पति राम अवतार मौजूद थे। 4 लोग। वैसे राम अवतार ने काल सर्पदोष पूजा के दौरान रमेश के पास आकर सर्प की मांग की थी। वहां पर माही रमेश को सबके साथ बिठाती है और बताती है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है अंकित चौहान। वो काफी दिन से इसे परेशान कर रहा है। उसके पास इसकी कुछ आपत्तिजनक फोटोज हैं, वीडियोस हैं, उसे लेकर कर रहा है। वैसे यहाँ पर जो दीप कंडपाल था वो भी माही का बॉयफ्रेंड था। सपेरे रमेश का भी माही से नजदीकी संबंध हो चुका था। पुलिस को जब 2 और लोगों का नाम पता चला, नौकर और नौकरानी का, माही के फोन में उषा रानी का भी नंबर मिला था, उसके जरिए राम अवतार का भी मिला। पुलिस इन सभी नंबर्स को सर्विलांस पर लगा देती है। इन सभी का फोन एक ही समय पर स्विच ऑफ हुआ था, यानी सभी के सभी लोग इसमें शामिल होंगे। माही ने रमेश को झांसे में लेने के लिए झूठ झूठ कहा था कि अंकित इसको ब्लैकमेल कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए उसको रास्ते से हटा देना चाहिए। इसमें माही का दूसरा बॉयफ्रेंड दीप कंडपाल और दोनों नौकर नौकरानी राजी थे, लेकिन रमेश कत्ल करने को राजी नहीं होता है। ये यहाँ से चला गया। अब माही इसको मनाने की कोशिश करती है, इसके करीब जाती है, फोन पर बात करने लगी, चैट करने लगी। यह भी माही के प्यार में पड़ चुका था, इसके चलते यह भी राजी हो गया। माही ने कत्ल के बाद इसे 10,000 रुपए देने का भी वादा किया। अंतिम में आकर ये मान जाता है। अब ये सभी 5 लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। इनका प्लान था कि अंकित को घर पर बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाया जाएगा, जिसके बाद वो बेहोश हो जाए, फिर रमेश सांप से कटवा देगा। क्योंकि यहाँ पर सांप डसने वाला है तो ये एक्सीडेंटल मृत्यु लगेगा, कत्ल के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं, इससे ये लोग बच भी जाएंगे। ये भी बोलकर प्लान में सबको कन्विंस किया गया। इस केस की मास्टरमाइंड थी माही और उसके साथ जुड़ा हुआ था दीप कंडपाल। 6 जुलाई 2023 को रमेश के पास एक कॉल आता है कि यहाँ ब्यूटी पार्लर में एक सर्प निकला हुआ है, उसको आकर ले जाओ। रमेश वहां पर जाकर सर्प को रेस्क्यू किया और प्लास्टिक बॉटल में रखा। 2 दिनों के बाद यानी 8 जुलाई को अंकित चौहान का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी के नाम पर माही उसको अपने घर पर बुलाएगी। उस समय पहले से ही दीप, दोनों नौकर नौकरानी और सपेरा, ये सभी लोग घर में छिपे हुए थे। इधर माही और अंकित ने साथ में पार्टी की। माही ने उसे खूब शराब पिलाया, ये सोचकर कि ये नशे में धुत होकर सो जाएगा, फिर कत्ल कर देंगे। मगर ये सोता ही नहीं है। देर रात तक पार्टी करने के बाद ये घर चला गया। ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब क्या करें? इसके बाद 14 जुलाई को एक बार फिर से माही ने अंकित को कॉल किया, कहा कि घर पर आ जाओ, पार्टी करेंगे। अब शाम को अंकित जाता है पार्टी करने के लिए। इस बार माही ने नींद की दवा का भी इंतजाम कर रखे थे। घर पर आकर जब अंकित ने पानी मांगा पीने के लिए तो माही उसमें ही नींद की दवा मिला देती है। दवा का असर शुरू होने तक ये शराब भी पिलाती है उसको, ताकि अच्छे से बेहोश हो जाए। रात होते होते अंकित घर में ही सो जाता है, पेट के बल। रमेश ऑलरेडी दोपहर के 2 बजे से यहाँ पर आकर छिपा हुआ था। माही दीप को भी कॉल करके बुलाती है, वो स्कूटी से घर आया। इस बार रमेश एक बहुत ही जहरीला सांप पकड़ कर लाया था, जो था कोबरा। अंकित नशे में धुत बेड पर पड़ा हुआ था। दीप ने कंबल से उसको लपेट कर पकड़ा। नौकर राम अवतार और नौकरानी उषा रानी भी अंकित के दोनों हाथों को पकड़ते हैं। नींद खुल भी जाए तो कुछ कर ना पाए। अब रमेश सर्प को लेकर आता है और एक पैर में कटवाता है। अब माही को लगा कि ठीक से डसा नहीं है, इसलिए दूसरे पैर में भी डसवाने को कहती है। रमेश ने ऐसा ही किया। फिर कुछ देर इंतजार करते हैं। उसके बाद दीप ने अंकित की कार बाहर निकाली। अंकित को बैक सीट पर बिठाया जाता है, साथ में यहाँ पर नौकर भी बैठता है। ये लोग भुजिया घाट की तरफ निकल जाते हैं। प्लान था कि वहां से गाड़ी सहित इसे खाई में फेंक देंगे, किसी को शक नहीं होगा। पीछे पीछे स्कूटी से रमेश भी जाता है, मगर भुजिया घाट पर काफी सारे टूरिस्ट बैठे हुए थे, भीड़ थी, गाड़ी कैसे फेंका जाएगा। अब ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है।
सपेरे ने माही को कॉल करके इसके बारे में बताया। फिर हुआ कि कार को रेलवे क्रॉसिंग के पास लेकर जाओ और वहीं पर छोड़ दो। इधर ये लोग ऐसा ही करते हैं। माही ने ऑलरेडी एक टैक्सी बुक करके रखी थी दिल्ली जाने के लिए। इसी टैक्सी में सभी लोग बैठ जाते हैं। इसमें माही, नौकरानी उषा रानी, उषा के 2 बच्चे, माही के पास 2 पालतू बिल्लियां भी थीं, उनको भी साथ ले लिया। पहले ये टैक्सी को लिवाकर उस स्पॉट पर गई जहां पर कार पार्क की गई थी। वहां जाकर माही ने कार का एसी ऑन करवाया। सब कुछ अच्छे से चेक करती है कि खिड़की वगैरह बंद तो है, कहीं से हवा तो नहीं जाएगा अंदर। इसके बाद सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रमेश जंगल में सर्प को छोड़ देता है। माही ने इसको 10,000 रुपए दे दिए। दोनों नौकर नौकरानी को भी 10-10 हजार रुपए देती है। फिर ये दिल्ली आए। इसके बाद बरेली जाते हैं। यहाँ सपेरा अपने गाँव चला गया। माही ने सबको साफ साफ हिदायत दी थी कि कोई भी अपना मोबाइल फोन ऑन मत करना, स्विच ऑफ ही रखे रहना। जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा तभी ऑन करना। सपेरा चूंकि यहाँ से अलग हो गया था तो बाकी वो लोग कहाँ पर गए इसे कोई आइडिया नहीं। प्लान में था कि सभी लोग नेपाल जाएंगे, मगर इधर सपेरा अपने गाँव चला गया। गाँव जाने के बाद ही हल्द्वानी चला जाता है। इसने रास्ते में ही अपना मोबाइल फोन ऑन कर लिया था, जिसके जरिए पुलिस इसके तक पहुंच जाती है। इधर हल्द्वानी पुलिस नेपाल का नाम सुनते ही बॉर्डर के आसपास के थानों को अलर्ट करती है। इंटरपोल से भी बातचीत करने के बारे में सोच रही थी। उषा रानी के कॉल डिटेल में 3 नंबर मिलते हैं जिस पर सबसे आखिरी बार इसकी बात हुई थी। ये सभी नंबर वेस्ट बंगाल के तरफ के थे और ये करंट टाइम में स्विच ऑफ थे। अब एसओजी टीम और पुलिस के ऑफिसर्स वेस्ट बंगाल के लिए रवाना हो जाते हैं। चारों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया था। इसी दौरान माही का मोबाइल फोन ऑन होता है। 23 जुलाई 2023 को माही और दीप को रुद्रपुर के एएन झा इंटर कॉलेज के पास से अरेस्ट किया गया। ये दोनों वापस से हल्द्वानी आ रहे थे ताकि कोर्ट में सरेंडर कर सकें। माही ने किसी वकील से बात किया था जिसने सुझाव दिया कि कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दो। माही एक खुले विचारों वाली लड़की थी। इसने केवल हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की थी, फिर स्कूल छोड़ दिया। इसने 2007 में स्कूल में पढ़ते हुए राज्य स्तरीय रिले रेस में मेडल जीता था। 100 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में भी हिस्सा लिया था। जब पुलिस तलाशी लेने के लिए इसके घर पर गई थी तो कई सारे मेडल्स भी मिलते हैं, जिससे इसकी पुष्टि होती है। इसके दादा का प्रेमपुर लोश ज्ञानी में 10 बीघा जमीन थी। उन्होंने सब कुछ बेचकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई धर्म अपना लिया। माही भी अपना घर छोड़ देती है। कथित तौर पर इसका 2008 में स्कूल के दौरान किसी लड़के से ब्रेकअप हो गया था, जिससे ये बहुत आहत हुई, दुख पहुंचा। फिर इसने अपना घर छोड़ दिया। घर से निकलने के बाद ये गलत संगत में पड़ जाती है, गलत धंधे में उतर गई। 2016 में ये दीप कंडपाल से मिली थी। उससे गहरी दोस्ती हुई। जिस घर में ये रहती थी कथित तौर पर इसे गिफ्ट में मिला था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में इसने प्लॉट खरीदकर घर बनवाया था। इसके आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि इसके घर के पास महंगी महंगी गाड़ियां आती थीं, जिसमें बैठकर ये कहीं जाती थी। कभी कभी इसके घर से म्यूजिक की तेज आवाज पड़ोसी सुनते थे, कभी लड़ाई झगड़े की आवाज आती। इसके गलत संगत में होने की वजह से लोग इससे बातचीत नहीं करते थे। इसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में पुलिस को कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस भी मिलते हैं, लगभग 20 लोग, जिनसे ये मिलने जाती थी या फिर वो लोग आते हैं। 2020 में माही गाड़ी खरीदने के दौरान अंकित से मिली थी। उससे दोस्ती हुई, प्यार हुआ, दोनों रिश्ते में आ गए। घटना से करीब 2 साल पहले इसने उषा रानी, जो कि नौकरानी थी, इसे अपने घर पर रखा, जो कि खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा वगैरह करती थी। हल्द्वानी में एक नर्सरी के पास जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। 24 जुलाई को पुलिस और एसओजी ने मिलकर वेस्ट बंगाल के मालडा से उषा और राम अवतार को पकड़ लिया। ट्रांजिट रिमांड लेकर इन्हें उत्तराखंड लाते हैं। अगर पुलिस एक दिन भी लेट हो जाती तो ये लोग बांग्लादेश भाग गए होते। इनकी तैयारी हो गई थी। इन सबका नेपाल भागने का प्लान कैंसिल हो गया था। बरेली में रमेश को छोड़ने के बाद ये सभी लोग वापस दिल्ली आते हैं, जहाँ माही ने अपनी दोनों पालतू बिल्लियों को अपनी बहन को सौंप दिया। राम अवतार का घर पीलीभीत में था। सभी लोग वहीं पर जाते हैं, वहां पर रुकते हैं। इसके बाद माही और दीप बस से वापस दिल्ली आ गए और यहाँ अलग अलग होटल्स में रहते हैं, ठहरते हैं। उधर दोनों नौकर नौकरानी अपने बच्चों के साथ वेस्ट बंगाल चले जाते हैं ट्रेन से। वेस्ट बंगाल के मालडा में उषा रानी का मायका था। जब अंकित माही के करीब आया तो शुरू में सब कुछ अच्छा होता है। ये पैसे भी लुटाता था, लेकिन फिर वो माही के पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाने लगा। उसको उसके क्लाइंट से मिलने नहीं देता था, हर बात में रोकता टोकता था, अचानक से घर में आ जाता था। इन सब चीजों से माही की कमाई पर असर पड़ रहा था। अंकित ना तो उसे शादी करने को तैयार था और ना ही छोड़ रहा था, जिससे ये परेशान होने लगी। ये शादी उससे करना चाहती थी मगर वो तैयार नहीं था। ऐसे माही को लगा कि वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है। माही ने जब मेड उषा को अपने घर पर काम दिया, जो कि खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, दोनों में अच्छी बनने लगी थी। ये साथ में बैठकर शराब भी पीती थी। इसमें भी अंकित इन्हें रोकता था। माही को उषा से दूर रहने को कहता कि उसके पास मत जाओ, इतनी दोस्ती मत करो। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर कभी कभी माही अंकित से बचने के लिए उषा के झोपड़ी में भी चली जाती थी, वहां पर रहती, कभी कभी वहीं पर खाना भी खाती थी। जब अंकित को यह सब कुछ पता चला तो जिस खेत पर वो झोपड़ी थी उसके मालिक को ये भड़काता है जाकर। अब खेत के मालिक ने झोपड़ी खाली करवा दिया। उषा रानी, राम अवतार और दोनों बच्चे बेघर हो गए। ऐसे इन दोनों नौकर नौकरानी की भी दुश्मनी अंकित से हो जाती है। माही के साथ दीप कंडपाल तो था ही।
झोपड़ी खाली होने के बाद माही ने उषा के परिवार को अपने घर पर बुला लिया था। उनके दोनों बच्चों से इसकी बनती भी थी, साथ में खेलते कूदते थे। कभी कभी अंकित घर पर आकर नशा करता था और माही पर हाथ भी उठाता था। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर यह कत्ल करने का फैसला लेती है। कंडपाल भी इसमें शामिल हो गया और दोनों नौकर नौकरानी भी इसमें आ जाते हैं। उनको भी बदला लेना था। माही ने इंटरनेट पर कत्ल करने के तरीकों के बारे में रिसर्च किया, सबूत कैसे मिटाने हैं इसके बारे में भी रिसर्च किया। इसी में इसको आइडिया मिलता है सर्प से कत्ल करवाने का। कंडपाली आइडिया देता है कि जो आदमी सर्प लेकर आया था उससे ही सर्प का इंतजाम कराना चाहिए कत्ल के लिए। चूंकि ये लोग सर्प को हैंडल नहीं कर सकते थे, केवल वही आदमी हैंडल कर सकता था, इसलिए उसको भी प्लान में शामिल करना पड़ता है। इसीलिए माही उसके करीब गई थी, उसको झूठी कहानी सुनाई कि अंकित इसको ब्लैकमेल करता है, उसको रास्ते से हटाना चाहिए। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। आगे 2 अगस्त 2024 को माही बेल पर बाहर आ जाती है, लेकिन बाकी आरोपी जेल में ही कैद हैं। इन पर मुकदमा चल रहा है। इस तरह से एक लड़की ने पीछा छुड़ाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल करवा दिया, वो भी एक ऐसे तरीके से जो पहले कभी राज्य में हुआ नहीं था। उत्तराखंड का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें सर्प से कत्ल करवाया गया। तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।